नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र ग्लोरियस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान की ज्योग्राफी के टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे थे और हमने पिछले जो वीडियो है उसमें राजस्थान की झीलों के बारे में हमने चर्चा की और झीलों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला जो भाग था झीलों का वो राजस्थान की खारे पानी की झीलें थी और दूसरा जो इसका पार्ट है वो राजस्थान की मीठे पानी की झीलें हैं। तो खारे पानी की समस्त झीलों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। आज की इस झीलों के पार्ट सेकंड में हम राजस्थान में जो मीठे पानी की झीलें हैं उनके बारे में किस टाइप के प्रश्न आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान की देखो मीठे पानी की झीलों के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो प्रश्न वही बनते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि राजस्थान में एक तो झीलों के वर्गीकरण से प्रश्न आता है कि कौन से खारे पानी की है, कौन सी खारे पानी की, कौन सी मीठे पानी की है, कौन सी मीठे पानी की नहीं है। और एक उनकी जिले की लोकेशन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि झील का नाम दे देते हैं और ये पूछते हैं कि ये झील किस जिले में स्थित है। और फिर हमने देखा था कि कुछ प्रश्न उनके विविध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की झीलों का जो पार्ट 2 है उस पार्ट 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 जो है वो हमारे राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में है। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि राजस्थान में मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं। तो राजस्थान में मीठे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं देखो, तो सबसे पहले तो आपको उनके नाम याद रखने। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, पहली जो झील है मीठे पानी की उसका नाम है जयसमंद झील। और ये जो जयसमंद झील है उसकी अपन बात करते हैं तो ये उदयपुर में है। 2 नंबर पे हम बात करें तो राजस्थान की जो अपने मीठे पानी की झील है उसका नाम है पिछोला झील। 3 नंबर की जो मीठे पानी की झील है उसकी हम बात करें तो वो आती है आपकी स्वरूप सागर। अगली जो झील आती है मीठे पानी की उसका नाम है फतेह सागर। उसके बाद में नेक्स्ट जो झील आती है उसकी अपन बात करते हैं तो वो आती है उदय सागर। उसके बाद में अगली जो झील आती है उसकी अपन बात करते हैं तो वो आती है आपके राजसमंद झील। उसके बाद में अगली जो झील आती है, मोटी जो झील है उसकी अपन बात करें, काफी मुख्य झील है, वो है नक्की झील। फिर उसके बाद में आती है कोलाय झील। कोलाय झील। इसके अलावा भी दोस्तों काफी सारी अपने मीठे पानी की राजस्थान में झीलें हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य झीलें हैं उनके हमने नाम लिखे हैं। बाकी हम जो छोटी झीलें हैं उनका भी जिक्र करते चलेंगे। तो जो मुख्य मुख्य झीलें हैं उनकी हम बात करते हैं तो जयसमंद है, पिछोला झील, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर। दोस्तों, ये पांचों की पांचों जो झीलें हैं उनकी हम बात करते हैं तो ये कहां पर है, उदयपुर में है। राजसमंद झील की हम बात करते हैं तो ये जिले के नाम से एकमात्र झील है और ये कहां पर है, राजसमंद जिले में। फिर आती है नक्की झील। ये माउंट आबू में है और माउंट आबू कहां पर है, सिरोही में। उसके बाद में अपन बात करते हैं कोलाय झील। तो कोलाय झील कहां पर है, बीकानेर में। तो ये मुख्य मुख्य यानी जो काफी बड़ी झीलें हैं, मेजर झीलें हैं, उनके नाम हमने डिस्कस किए हैं। छोटी झीलों के बारे में भी हम आगे की वीडियो में देखते चलेंगे। तो जो मुख्य मुख्य जिले हैं उनके नाम मैंने बताए। तो मैं बता रहा था कि पहले टाइप का प्रश्न इन जिलों के वर्गीकरण से ही पूछा जाता है कि कौन सी झील वो मीठे पानी की है, कौन सी मीठे पानी की नहीं है। तो ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये समस्त जो झीलें हैं वो हमारे मीठे पानी की झीलें हैं। अब देखो, इन्हीं जिलों की हम
डिटेल देखते चलेंगे कौन सी झील किस जिले में है। तो इनमें हम सबसे पहली जो बात करते हैं वो जयसमंद झील की बात करते हैं। तो देखो, जयसमंद जो झील है, इस झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो झील है इसको ढेबर झील क्यों बोला जाता है। ये जो झील है जिसको हमने जयसमंद झील बोला, ये झील हमारे राजसमंद जिले में जो पहाड़ी एरिया है, अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है, उस एरिया से एक नदी निकल करके आती है। उस नदी का नाम क्या है? गोमती नदी, जो मैंने नाम इमेज में भी दिखाया आपको। तो राजसमंद जिले में जो अरावली की पर्वत श्रेणियां हैं या अरावली की पहाड़ियां हैं, उनसे एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम क्या है? गोमती नदी। इसी गोमती नदी जो है ना, इसका उद्गम अरावली में ढेबर दर्रे से है। तो अरावली श्रेणी में राजसमंद जिले में गोमती नदी का उद्गम ढेबर दर्रे से है। और उस ढेबर दर्रे से ये जो गोमती नदी निकल कर आती है, इसके पानी को रोक करके और उदयपुर जिले में जयसमंद झील का निर्माण किया गया है। इसीलिए इस झील को क्या बोला जाता है? ढेबर झील भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं, तो इसे एक ढेबर झील नाम भी दिया गया। अब हम बात करते हैं, ये जो जयसमंद झील है ये मीठे पानी की झील है। जिले की हम बात करते हैं तो ये राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। इसके निर्माण की बात करते हैं तो मैंने कहा वर्गीकरण से प्रश्न आए तो किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की। जिले की बात करें तो ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। और उदयपुर जिला कौन सा है? ये जो आपको रंगीन दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान का कौन सा जिला है? ये उदयपुर जिला है। तो इसी जिले में आपके ये झील मौजूद है जिसका नाम क्या है? जयसमंद झील। तो ये आपकी जयसमंद झील है, जयसमंद झील। अब देखो, इसके निर्माण के बारे में हम देखते हैं, इसकी विविध जो डिटेल है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, जयसमंद झील जो है, जिसे ढेबर झील भी कहा जाता है, इसका निर्माण कार्य जो है ना वो कब करवाया गया और किसने करवाया? तो जयसमंद झील का निर्माण कार्य सन 1687 से 1691 के बीच उदयपुर के महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। तो उदयपुर महाराणा जय सिंह के द्वारा निर्मित होने की कारण ही इस झील को किस नाम से जाना जाता है? जयसमंद झील के नाम से जाना जाता है। तो ये महाराणा के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है। तो जय सिंह द्वारा निर्मित है। आपसे अगर सन पूछे कि जयसमंद झील का जो निर्माण वर्ष है वो अपने कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? 1987 से 1991 के बीच, सॉरी 1687 से 1691 के बीच इसका निर्माण करवाया गया। तो 1687 से 1691 के बीच निर्मित है। निर्माणकर्ता की बात पूछी जाए तो आप किसका नाम बताओगे? महाराणा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया। फिर कौन सी नदी के पानी को रोक के निर्मित की गई? तो आपका उत्तर क्या होगा? गोमती नदी के पानी को रोक करके, यानी इस नदी पर एक बांध का निर्माण करके और इस झील का निर्माण किया गया। तो गोमती नदी के पानी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण किया गया। तो आप ध्यान में रखेंगे। अब हम इसकी कुछ विविध डिटेल की बात करते हैं। तो देखो, जो जयसमंद झील है ये एक मीठे पानी की झील है और कृत्रिम झील है, क्योंकि महाराणा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और ये जो झील है ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? जयसमंद झील है। तो ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो आप इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम इसकी अन्य विविध डिटेल की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो जयसमंद झील है जो आपको दिखाई भी दे रही है, ये जो झील है इसके अंदर 7 छोटे बड़े टापू स्थित हैं।
तो कितने टापू स्थित हैं झील के बीच? 7 छोटे बड़े टापू स्थित हैं, और ये जो टापू हैं इन पर भील और मीणा जाति जो है ना वो निवास करती है। ये राजस्थान की जनजातियां हैं। तो 7 छोटे बड़े टापू हैं इसके अंदर, जिन पर भील और मीणा जन नामक जनजातियां निवास करती हैं, इनका निवास स्थान है। अब ये जो 7 छोटे बड़े टापू हैं, इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 7 छोटे बड़े टापू हैं, इन टापुओं में जो सबसे बड़ा टापू है, जो जयसमंद झील के बीच सबसे बड़ा जो टापू है, इस टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। तो ध्यान में रखेंगे, सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। तो नाम याद रखेंगे। और एक छोटा टापू है जिसका नाम, यानी सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम क्या है? प्यारी है। तो आप ध्यान में रखेंगे। तो 7 छोटे बड़े टापू हैं, जिनमें सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा, और छोटे वाले का नाम क्या है? प्यारी। ये पूछ लेते हैं प्रश्न किस वे में आता है, किस लैंग्वेज में आता है, कि बाबा का भांगड़ा और प्यारी नामक जो टापू है वो राजस्थान की कौन सी झील के अंदर स्थित है, या राजस्थान के किस जिले में स्थित? तो आपका उत्तर क्या होगा? अगर जिले का नाम पूछे तो आप कौन सा जिला बताओगे? उदयपुर जिला। और अगर आप राजस्थान के मैप में इसकी लोकेशन देखते हैं तो उदयपुर जिला कौन सा है? ये वाला जिला। और टापू का नाम पूछे तो सबसे बड़े टापू का नाम आप क्या बताओगे? बाबा का भांगड़ा। अब देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली जो हमारे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी की अगली जो हमारी डिटेल है। ये जो झील है, ये जो झील है दोस्तों, इससे बड़ी मात्रा में उदयपुर शहर को किसकी आपूर्ति की जाती है? पेयजल की आपूर्ति की जाती है। तो जयसमंद झील से पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। किसको? उदयपुर शहर को। और पेयजल की आपूर्ति के अलावा अगर हम इसका उपयोग देखते हैं तो इसके पानी का उपयोग जब हम देखते हैं तो मैंने पहला उपयोग क्या बताया? पेयजल की आपूर्ति। पेयजल की आपूर्ति किसको की जाती है? उदयपुर शहर को की जाती है। और 2 नंबर हम इसके पानी के उपयोग की बात करते हैं, तो दूसरा जो इसके पानी का महत्वपूर्ण उपयोग है उसकी हम बात करें तो वो सिंचाई के काम आता है। किस काम आता है? सिंचाई के काम आता है। और सिंचाई के लिए इससे नहरें निकाली गई हैं। और 2 मुख्य नहरें हैं। इन 2 मुख्य नहरों की हम बात करते हैं तो वो कौन कौन सी हैं? तो पहली जो नहर है उसकी हम बात करते हैं तो उसका नाम क्या है? श्याम नहर। और दूसरी जो नहर है उसकी हम बात करते हैं तो उसका नाम क्या है? भाट नहर। तो इससे कितनी मोटी नहरें निकाली गई हैं? 2। कौन कौन सी? एक श्याम नहर और दूसरी कौन सी है? भाट नहर। तो ये 2 मुख्य नहरें जिनसे सिंचाई की जाती है, ये किससे निकाली गई हैं? जयसमंद से। और उदयपुर शहर को इससे किसकी आपूर्ति की जाती है? पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। तो ये डिटेल जो है ना, ये मुख्य मुख्य किसकी हुई? जयसमंद झील की। अब देखो, मैंने जयसमंद झील के बारे में क्या क्या बताया। जयसमंद झील किस जिले में है? ये उदयपुर जिले में है। किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की। इस झील को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से जानते हैं झील को? ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न आ जाए, ढेबर झील के नाम से प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो आपका उत्तर क्या होगा? जयसमंद झील। किस जिले में? उदयपुर में। इसका निर्माण कार्य कब करवाया गया? तो 1687 से 1691 के बीच इसका निर्माण कार्य करवाया गया। इसके निर्माता कौन थे, यानी इसको बनाने वाले कौन थे? तो इसके निर्माता कौन थे? महाराणा जयसिंह। याद रखेंगे आप, महाराणा जयसिंह इसके क्या थे? निर्माता थे। किस नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण कार्य करवाया गया? तो गोमती नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण कार्य करवाया गया। और विशेष डिटेल इसकी क्या हुई?
यह है राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हुई? जैसमंद झील हुई। अब नेक्स्ट डिटेल मैंने इसकी क्या बताई कि ये जो झील है इसके अंदर छोटे बड़े कितने टापू हैं? 7। इन पर कौन रहते हैं? भील और मीणा जाति के लोग रहते हैं। ये जनजातियां हैं राजस्थान की, तो ये रहते हैं। इन 7 टापुओं में जो इसके बीच में स्थित है, इनमें सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। और छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। और इस झील के पानी का उपयोग किस में होता है? तो मैंने बताया कि इससे पेयजल की आपूर्ति होती है। और किस शहर को होती है? उदयपुर को, क्योंकि उदयपुर में ही है। राजस्थान की झीलों की नगरी के नाम से किसको जानते हैं? उदयपुर को। और सिंचाई कार्य भी इस झील से किया जाता है। सिंचाई के लिए इस झील से कितनी मुख्य नहरें निकाली गई हैं? तो इससे 2 मुख्य नहरें निकाली गई हैं। और मैंने कौन कौन से नाम बोले? श्याम नहर और दूसरी कौन सी है? भाट नहर। तो ये 2 मुख्य नहरें इससे निकाली गई, श्याम और भाट नहर। तो ये आपकी डिटेल दोस्तों किसकी हुई? अपने जयसमंद झील की। अब हम दूसरी मीठे पानी की झील की बात करते हैं। तो दूसरी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी झील है? राजस्थान की राजसमंद झील। अब देखो इसकी डिटेल पे चर्चा करें। तो सबसे पहली बात, ये कौन सी श्रेणी की झीलों में आती है? यानी खारे पानी की श्रेणी में आती है या मीठे पानी की श्रेणी में आती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? राजसमंद झील कैसी है बताओ? मीठे पानी की झील है। दूसरा प्रश्न जिले की लोकेशन का पूछता है कि राजसमंद झील की स्थिति कहां पर है? तो राजसमंद जो झील है वो राजसमंद जिले के नाम पर ही है। और जिले के नाम पर एकमात्र जो झील है वो कौन सी है? राजसमंद झील। अब देखो ये झील राजसमंद जिले में है। और राजसमंद जिले में कहां पर है? कांकरोली क्षेत्र में है। तो कौन से क्षेत्र में है? कांकरोली क्षेत्र में। अब देखो राजसमंद जिले की हम लोकेशन देखें तो ये वाला जो आपके सामने जिला दिखाई दे रहा है, ये जो जिला है ये कौन सा जिला है बताओ? राजसमंद जिला। तो राजसमंद झील किस जिले में है? इस जिले में। ये आपका कौन सा है? राजसमंद जिला। यहां पर आपके राजसमंद झील स्थित है। इस झील के निर्माण कार्य की हम बात करें तो देखो ये जो झील है इसका निर्माण कार्य 1662 ईस्वी में करवाया गया। तो कब निर्मित की गई है? 1662 ईस्वी में। दोस्तों ये जो सन है ये एक बार सेकंड ग्रेड की जीके के एग्जाम में पूछी भी गई है। तो सेकंड ग्रेड जीके के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राजसमंद झील का निर्माण कार्य कब करवाया गया? तो आपका उत्तर क्या होगा? 1662 ईस्वी में। दूसरी बात, ये जो झील है इसके निर्माता कौन है? तो राजसमंद झील के हम निर्माता की बात करते हैं तो इसके निर्माता है महाराणा राज सिंह। तो महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इसी वजह से इस झील को क्या बोला जाता है? राजसमंद झील बोला जाता है। तो महाराणा राज सिंह के द्वारा बनाए जाने के कारण ही ये जो झील है इसका नाम क्या है? राजसमंद झील है। तो ध्यान में रखेंगे जिले का नाम भी क्या है? राजसमंद जिला। तो जिले के नाम से भी ये एकमात्र है, लेकिन इसका नामकरण महाराणा राज सिंह के द्वारा निर्माण करवाए जाने के कारण ही क्या पड़ा? राजसमंद झील पड़ा। अब देखो तो निर्माता कौन थे इसके? महाराणा राज सिंह। अब हम बात करते हैं राजसमंद झील के बारे में अन्य डिटेल। तो राजसमंद झील की हम बात करें तो कई एग्जामों में दोस्तों पूछा भी गया है, आप ध्यान में रखेंगे। ये जो झील है, ये झील है इसका उत्तरी जो किनारा है जो राजसमंद झील है, अगर आपने कभी इस झील का विजिट किया है, इसको देखा है या देखने जाने का प्लान है, देखा है तो ऐसी आकृति आपने देखी होगी। इस प्रकार से कुछ संगमरमर के शिलालेख बने हुए। अगर देखने का आप प्लान कर रहे हो तो आप देखोगे कि इस प्रकार की इसके उत्तरी किनारे पर कुछ संगमरमर के शिलालेख आपको लिखे मिलेंगे। तो ये जो शिलालेख स्थित है
ये इस झील के किस किनारे पर स्थित है? इस झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। तो राजसमंद झील का जो उत्तरी किनारा है, कौन सा किनारा? उत्तरी किनारा। ये जो उत्तरी किनारा है, इस उत्तरी किनारे पर संगमरमर के 25 शिलालेख, शिलालेख का मतलब बड़ी पत्थर की शिला हो या बड़ा पत्थर का टुकड़ा हो, जिसके ऊपर खुदाई करके और फिर जो है ना कुछ इतिहास लिख दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शिलालेख। जिस पर ऐसी शिला जिस पे लेख लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, इस झील के उत्तरी किनारे पर कितने शिलालेख स्थित हैं? 25। और ये जो शिलालेख हैं, ये महाराणा राज सिंह के समय उत्कीर्ण किए गए। तो जाहिर सी बात है, जिस महाराणा के समय में इनको उत्कीर्ण किया गया, खुदाई करके उकेरा गया, लिखा गया, तो उसी राजा की जो है ना इसमें कुछ ना कुछ बातें लिखी जाएंगी। तो ये महाराणा राज सिंह के समय उत्कीर्ण किए गए, इसी कारण इनमें महाराणा राज सिंह की बातें लिखी हुई हैं। तो शिलालेखों की संख्या कितनी है? 25। और महाराणा राज सिंह के ऊपर उत्कीर्ण है, इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं? राज सिंह प्रशस्ति। और इसके उत्कीर्णकर्ता जो हैं, मतलब खुदाई करके इनको लिखने वाले जो हैं, वो कौन है? रणछोड़ भट्ट। तो आपसे पूछ लिया जाए कि एक बहुत बड़ी राज प्रशस्ति, जो एशिया में सबसे बड़ी राज प्रशस्ति मानी जाती है, मतलब इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े मात्रा में शिलालेखों पर इतना इतिहास लिखा हुआ है, और कहीं पर ऐसा नहीं मिला है। तो ये सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है हमारे इंडिया की या एशिया की। तो 25 शिलालेखों पर महाराणा राज सिंह का इतिहास उत्कीर्ण है, इसी कारण इनको क्या बोलते हैं? राज प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। और उत्कीर्णकर्ता कौन थे? रणछोड़ भट्ट। अब इस प्रशस्ति में रणछोड़ भट्ट ने क्या उत्कीर्ण किया है? तो उन्होंने देखो 1917 संस्कृत के श्लोकों में मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा है। किसके समय? राज सिंह के समय। तो बड़ी मात्रा में जिसमें राज सिंह का जिक्र है। तो 1917 संस्कृत के श्लोकों में इतिहास लिखा गया है, किसका? मेवाड़ साम्राज्य का, मेवाड़ रियासत का, जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं। तो ये इस झील के कौन से किनारे पर स्थित है? उत्तरी किनारे पर। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि इस झील का उत्तरी किनारा किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है। और नौ चौकी पाल पे ये शिलालेख उत्कीर्ण है। तो ये बात याद रखेंगे। और इसी झील में, जिसको मैंने क्या नाम दिया? राजसमंद, है ना? राजसमंद झील कहते हैं। इस झील में भी आपके एक नदी का पानी आकर गिरता है, जिस नदी का नाम क्या है? गोमती नदी। और कुछ समय पहले मैंने बताया, गोमती नदी का ही पानी जयसमंद झील में गिरता है, यानी जयसमंद झील को भी गोमती नदी के पानी को रोककर ही निर्मित किया गया है। तो ये राज प्रशस्ति आप याद रखेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं अगली झील की, पिछोला झील की। तो उससे पहले एक बार पिछली वाली झील जो है ना, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने कौन सी झील के बारे में बताया। तो देखो, राजसमंद झील जिले के नाम से एकमात्र झील है, मीठे पानी की झील है, राजस्थान के कांकरोली क्षेत्र में, जो राजसमंद में है, वहां पर स्थित है। अगले उद्योगों के टॉपिक में भी पढ़ोगे कि कांकरोली में ही राजस्थान का एक बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना स्थित है, और ये एशिया का भी सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना माना जाता है, जिसका नाम क्या है? जेके टायर ट्यूब कारखाना। और ये जेके ग्रुप का है, इसी वजह से इसको जेके टायर ट्यूब कारखाना बोलते हैं। तो ये भी कहां पर है? कांकरोली, राजसमंद। और यहीं पर ये झील है, कांकरोली, राजसमंद। कब बनाई गई? 1662 ईस्वी में। किस नदी के पानी को रोक करके, यानी किस नदी का पानी इसमें भी आकर गिरता है? तो गोमती नदी का। बनाने वाले कौन थे? महाराणा राज सिंह। इस झील का उत्तरी किनारा किस नाम से जाना जाता है?
नौ चौकी पाल के नाम से। तो कौन सा किनारा नौ चौकी पाल कहलाता है? उत्तरी किनारा। क्यों प्रसिद्ध है उत्तरी किनारा, जिसे हम नौ चौकी पाल कहते हैं? ये इस वजह से प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ संगमरमर के 25 शिलालेख हैं, और इन शिलालेखों को राज प्रशस्ति बोलते हैं क्योंकि ये महाराणा राज सिंह के समय लिखे गए। और इनको उत्कीर्ण करने वाले कौन थे? रणछोड़ भट्ट। क्या लिखा हुआ है इन 25 शिलालेखों में? यहाँ पर 1917 संस्कृत के श्लोकों में मेवाड़ राज्य का क्या लिखा हुआ है? इतिहास लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो आप ये याद रखेंगे। फिर हम अगली मीठे पानी की झील चलते हैं। तो 3 नंबर की जो मीठे पानी की झील है वो आपकी कौन सी झील आती है? पिछोला झील। कौन सी झील आई? पिछोला झील। तो 2 जिलों का हमने पहले जिक्र कर लिया। कौन सी की? सबसे पहले हमने किसकी डिटेल पढ़ी? जयसमंद। फिर दोस्तों कौन सी की डिटेल पढ़ी हमने? राजसमंद। जयसमंद उदयपुर में थी, राजसमंद राजसमंद जिले में। अब तीसरी झील आती है कौन सी? पिछोला झील। तो पहले टाइप का प्रश्न, किस प्रकार की झील है बताओ पिछोला झील? तो आपका उत्तर क्या होगा? मीठे पानी की झील। दूसरा प्रश्न इसकी स्थिति का, तो पिछोला झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर क्या होगा? उदयपुर जिले में। और मैंने कहा भी कि सबसे ज्यादा राजस्थान में मीठे पानी की झीलें कहां पर स्थित है? उदयपुर में। इसी वजह से राजस्थान की लेक सिटी जो है ना, वो किसको बोला जाता है? उदयपुर को, यानी झीलों की नगरी। फिर नेक्स्ट प्रश्न हम बात करते हैं। जिले की लोकेशन उदयपुर में। अब हम इसके निर्माता की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसके निर्माता के बारे में कोई सटीक जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी जितना इसकी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर हम चर्चा करें तो ऐसा माना जाता है कि इस झील का निर्माण, यानी इस झील का निर्माण 14वीं सदी के अंत में राणा लाखा के समय। तो कौन सी सदी के अंत में? 14वीं सदी के अंत में। किसके समय? राणा लाखा के समय। एक बंजारे के द्वारा करवाया गया। ऐसा माना जाता है कि 14वीं सदी के अंत में महाराणा कौन थे? राणा लाखा। तो महाराणा लाखा के समय में एक बंजारे ने अपने पिछू नामक बैल की याद में, ऐसी किंवदंती मानी जाती है या ऐसा इसके बारे में कहा जाता है कि एक बंजारे ने अपने पिछू नामक बैल की याद में इसका निर्माण करवाया। तो कौन सी झील का निर्माण करवाया? पिछोला झील का। तो नाम क्या था? पिछू। तो पिछू नामक बैल की याद में करवाया, इसी कारण इस झील को क्या बोला जाता है? पिछोला झील। तो ये याद रखेंगे आप। तो बताओ निर्माण कार्य कब करवाया गया? 14वीं सदी के अंत में। कौन से महाराणा के समय? महाराणा लाखा के समय। करवाया किसने? एक बंजारे ने करवाया, पिछू नामक बैल की याद में। यानी इस बंजारे का पिछू नामक बैल था, उसी की याद में इसका निर्माण करवाया। इस कारण इसको क्या बोला जाता है? पिछोला झील बोला जाता है। हालांकि आगे जाकर इसकी मरम्मत भी करवाई, और मरम्मत किसने करवाई थी? महाराणा जयसिंह। अब देखो यहां मैंने क्या लिखा? 14वीं सदी के अंत में। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। जैसे हम ये चालू करते हैं 1299, उसके बाद में हम लिखते हैं 1300। तो देखो 1299 तक तो अपने कौन सी सदी है? 13वीं। उसके बाद में 1300 होते ही आपके कौन सी सदी चालू हो गई? 14वीं। कब तक रहेगी? 1300 से 1399 तक। तो ये कब बनाई गई? 14वीं सदी के अंत में। तो 14वीं सदी का अंत का मतलब ये 1299 तक कौन सी सदी है? 13वीं। और 1300 से लेके और 1399 तक कौन सी सदी है? 14वीं। तो मतलब ये 1350 के बाद में ही बनाई गई है। तो
इसी वजह से यानी 14वीं शताब्दी के अंत में बनाई गई है। हालांकि कोई निश्चित तिथि का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता है, तो ऐसे कयास माने जाते हैं। तो ये पिछोला झील निर्माता पढ़ा हमने, इसकी स्थिति के बारे में पढ़ा। अब हम इसकी अन्य डिटेल देखते हैं, है ना। तो ये उदयपुर में हुई, ये मैप में आप ध्यान में भी रखेंगे कि ये जिला कौन सा है, उदयपुर है। अब देखो इसकी हम अगली डिटेल की बात करें तो दोस्तों ये जो पिछोला झील है जो राजस्थान के किस जिले में है, उदयपुर में। उदयपुर जिला कौन सा है, ये वाला जिला। इस झील के अंदर भी मैंने बताया जयसमंद झील के अंदर छोटे बड़े कितने टापू थे, 7, जिन पर भील और मीणा रहते थे। सबसे बड़े टापू का नाम क्या था, बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटे टापू का नाम क्या था, प्यारी। तो इस झील के अंदर भी कुछ टापू हैं, और ये जो टापू हैं उनकी संख्या मोटी कितनी है, 2। यानी कितने मुख्य टापू हैं इस झील के अंदर, तो 2 मुख्य टापू हैं। और ये जो 2 मुख्य टापू हैं ये कौन कौन से हैं। पहला जो टापू, जो 2 मुख्य टापू हैं, ये 2 टापू हैं, इनके ऊपर कुछ निर्माण कार्य किया हुआ है, और निर्माण कार्य महल बनाए हुए। 2 टापू हैं, उनमें एक तो जगमंदिर है और एक टापू पर जगनिवास है। यानी ये जो टापू हैं इन पर 2 महल बनाए हुए हैं। महल में पहले महल का नाम क्या है, जगमंदिर, और दूसरे महल का नाम क्या है, जगनिवास। तो याद रखेंगे, कई बार पूछते हैं। जगमंदिर और जगनिवास नामक जो महल है वो राजस्थान की कौन सी झील के अंदर स्थित टापुओं पर बनाए गए, तो ये पिछोला झील के अंदर स्थित टापुओं पे बनाए गए। तो जगमंदिर और जगनिवास दोनों महल पिछोला झील के अंदर स्थित टापुओं पर निर्मित है। अब देखो काफी सुंदर महल है। अगर आपको देखने का कभी मौका मिले या पहले आपने देखे हैं तो आपने इनका नजारा देखा होगा, या भविष्य में कभी जाएंगे तब आप इनको देखेंगे, इनकी खूबसूरती को। तो काफी सुंदर महल है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस झील के अंदर स्थित टापुओं पर है। अब देखो ऐसा कहा जाता है कि ये जो टापू हैं इन पे जो जगमंदिर और जगनिवास है उनमें विद्रोह काल के दौरान जो मुगल बादशाह शाहजहां है, जिसे खुर्रम भी कहते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर शरण ली थी। तो ये ध्यान में रखेंगे, मुगल बादशाह खुर्रम के द्वारा भी इन जगमंदिर में अपने उन्होंने जो है ना वो शरण ली थी। तो जगमंदिर और जगनिवास पिछोला झील में ही है जहां विद्रोह काल के दौरान मुगल बादशाह शाहजहां ने भी शरण ली थी। नेक्स्ट बात, ये जो झील है इस झील में 2 नदियां आकर गिरती हैं। तो मैंने कहा जैसे कि गोमती नदी के पानी को रोक के जयसमंद झील बनाई गई है, राजसमंद झील में भी गोमती नदी से पानी की आपूर्ति होती है। उसी प्रकार इस पिछोला झील में भी 2 नदियों का पानी आकर गिरता है। अब ये 2 नदियां कौन सी हैं, 2 मुख्य हैं। पहली जो नदी है उसका नाम है तिसरमा, और दूसरी नदी कौन सी है, गुजड़ा। तो इन दोनों नदियों का पानी भी आकर के कौन सी झील में गिरता है, पिछोला झील में आकर गिरता है। तो इन्हीं नदियों की वजह से इसमें पानी की आपूर्ति बराबर बनी रहती है। तो ये दोनों नदियां इसमें आकर गिरती हैं। अब देखो अगली इसकी विशेष डिटेल देखते हैं। ये जो झील है इसके किनारे एक नटनी का चबूतरा भी स्थित है। ये प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ध्यान में रखेंगे। कौन सी झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, पिछोला झील के किनारे। तो पिछोला झील के किनारे ही नटनी का चबूतरा स्थित है, तो ध्यान में रखेंगे। अब देखो ये ऐसा माना जाता है, ये गलगी नटनी थी, आप कल्चर में डिटेल से पढ़ते हो। ऐसा माना जाता है कि एक बार उदयपुर के महाराणा ने ये शर्त लगाई कि इस झील को कोई रस्सी के ऊपर चलते हुए अगर पार कर देता है तो उसको साम्राज्य का कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा, यानी कुछ समय के लिए उसे महाराणा बना दिया जाएगा। तो उस दौरान उनके साम्राज्य में एक नटनी थी, उसका नाम क्या था, गलगी।
तो उन्होंने ये चुनौती स्वीकार की और दरबार सजाया गया। उसके बाद प्रतियोगिता शुरू हुई और ये रस्सी के ऊपर चलती हुई झील को पार करने वाली थी कि महाराणा के मन में विचार आया कि अगर इसने ये तो पार करने वाली है, अगर पार कर दिया तो इसको साम्राज्य का कुछ भाग देना पड़ेगा। तो उन्होंने उस रस्सी को कटवा दिया और नटनी की झील में गिरकर मौत हो गई। तो उसके याद में यहाँ पर एक चबूतरा बनाया गया, उसे नटनी का चबूतरा बोला जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे स्थित है, या लोकेशन पूछ ले कहाँ स्थित है तो जिले के बारे में पूछे तो उत्तर होगा उदयपुर जिले में स्थित है। झील का नाम पूछे तो कौन सी झील के किनारे स्थित है, पिछोला झील के किनारे स्थित है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये पूछा भी गया। अगली महत्वपूर्ण बात इस झील की, जो पिछोला झील है, ये एक नहर के द्वारा, पिछोला झील एक नहर के द्वारा फतेह सागर झील से जुड़ी हुई है। तो कौन सी झील से जुड़ी हुई है, फतेह सागर झील से। और दोस्तों ये जो नहर है जिससे ये फतेह सागर झील से जुड़ी है, इस नहर को ही क्या बोला जाता है, स्वरूप सागर झील बोला जाता है। और इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था, महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। किसका, इस नहर का, जिसे क्या बोला जाता है, स्वरूप सागर। और इसी स्वरूप सागर, इस नहर को ही बोलते हैं जिसके द्वारा ये पिछोला झील किससे जुड़ी हुई है, पिछोला झील बताओ तो किससे जुड़ी हुई है, इस फतेह सागर झील से जुड़ी हुई है। और पिछोला और फतेह सागर को जोड़ने वाली नहर को ही क्या बोलते हैं, स्वरूप सागर झील बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, अगर पूछ ले कि पिछोला झील नहर के द्वारा कौन सी झील से जुड़ी हुई है तो फतेह सागर झील से जुड़ी हुई है। तो ये हमने डिटेल देखी किसकी, पिछोला झील की। अब हम अगली जो झील है उसकी हम चर्चा करेंगे, तो वो कौन सी आती है, फतेह सागर झील आती है। तो फतेह सागर झील आती है। अब हम इस फतेह सागर झील की बात करते हैं, तो ये फतेह सागर झील जो है काफी महत्वपूर्ण है। लोकेशन देखते हैं हम कहां पर है, किस श्रेणी की झील है, ये सारी डिटेल हम देखते हैं। तो देखो फतेह सागर झील किस श्रेणी की झील है, मीठे पानी की झील है। दूसरी बात, किस जिले में स्थित है, तो फतेह सागर झील जो है ये भी हमारे कहां पर स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। और उदयपुर जिला कौन सा है, ये जिला। तो मीठे पानी की झीलों की श्रेणी में कौन सी नंबर की हम झील पढ़ रहे हैं, सबसे पहली कौन सी पढ़ी, जयसमंद, के बाद राजसमंद, के बाद पिछोला झील। तीनों काफी महत्वपूर्ण है, बड़ी झीलें हैं। अगली जो झील आती है वो कौन सी आती है, फतेह सागर झील। तो देखो उदयपुर जिले में है, मीठे पानी की है, और निर्माण की हम बात करते हैं तो इसका निर्माण कार्य महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। यानी इसको शुरुआती समय में महाराणा जय सिंह ने बनाया था, और बनाया कब था, 1687 में। जयसमंद झील का निर्माण भी महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया, और फतेह सागर झील का निर्माण भी 1687 ईस्वी में महाराणा जय सिंह के द्वारा ही करवाया गया। लेकिन हम चर्चा करते हैं कि इसे फिर फतेह सागर झील क्यों बोलते हैं, इस पे आते हैं। तो देखो बनाया तो महाराणा जय सिंह ने इसको, लेकिन इस झील का जो पुनः मरम्मत का कार्य है, यानी पुनर्उद्धार या पुनः निर्माण, इसका किसके द्वारा करवाया गया, महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। कब करवाया गया, 1888 में। इसी कारण, यानी पुनः निर्माण करवाए जाने के कारण, किसके द्वारा, फतेह सिंह के द्वारा। तो महाराणा फतेह सिंह द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाए जाने के कारण ही इसे क्या बोला जाता है, फतेह सागर झील बोला जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी कि ये फतेह सागर झील ही एक नहर के द्वारा किससे जुड़ी हुई है, पिछोला झील से जुड़ी हुई है। और उसी नहर को ही क्या बोलते हैं, स्वरूप सागर बोलते हैं।
तो उस नहर को ही क्या बोला जाता है? स्वरूप सागर झील बोला जाता है। तो इस स्वरूप सागर झील या इस नहर के द्वारा कौन कौन जुड़ी हुई है? फतेह सागर झील और पिछोला झील आपस में जुड़ी हुई है। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखें, मैंने बताया महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया, जबकि निर्माण किसने करवाया था शुरुआत में? जय सिंह ने, लेकिन पुनः निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया। इसी कारण इसे फतेह सागर झील भी कहते हैं। और यह भी ध्यान में रखें कि इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया गया। तो अकाल राहत कार्यों के दौरान निर्मित की गई है, दौरान निर्मित, मतलब मेवाड़ को अकाल से बचाने के लिए बरसात के समय में पानी स्टोर करने के उद्देश्य से कि लंबे समय तक पानी स्टोर किया हुआ चल सके और मेवाड़ साम्राज्य में पानी की किल्लत नहीं आई। तो अकाल से बचने के लिए महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनरुद्धार करवाया। इसी कारण फतेह सागर झील कहलाए। तो कभी कभार पूछ लेते हैं कि राजस्थान में अकाल राहत कार्यों के दौरान कौन सी मुख्य झील का निर्माण किया गया है? तो कौन सी झील है? फतेह सागर। और करवाया किसने? महाराणा फतेह सिंह ने। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैंने डिटेल बताई कौन से कार्यों के दौरान इस झील का निर्माण करवाया गया है? अकाल राहत कार्यों के दौरान। और किसके द्वारा? महाराणा फतेह सिंह के द्वारा पुनर्निर्मित की गई। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? फतेह सागर झील पड़ा, जो कहां पर है? उदयपुर में, है ना। तो इसकी दो तीन डिटेल ही मुख्य बनती है। लोकेशन मीठे पानी की झील है, लोकेशन उदयपुर में है। शुरुआती समय में 1687 में महाराणा जयसिंह ने बनाया, लेकिन पुनः निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान किसने करवाया? महाराणा फतेह सिंह ने। इसी कारण इस झील को क्या बोला जाता है? फतेह सागर झील बोला जाता है। अब देखो अगली जो 5 नंबर की मुख्य झील आती है मीठे पानी की, उसका नाम क्या है? उदय सागर। देखो हमने अभी तक 4 मोटी झीलों की डिटेल पढ़ी। जयसमंद झील उदयपुर में, राजसमंद झील राजसमंद में, पिछोला झील उदयपुर में, फतेह सागर झील उदयपुर में, और अगली हमारे 5वें नंबर की जो झील आती है वो कौन सी आती है? उदय सागर झील। तो देखो कौन सी श्रेणी की है? मीठे पानी की। लोकेशन बताओ इसकी कहां पर है? तो मैंने कहा अधिकांश मीठे पानी की बड़ी बड़ी झीलें राजस्थान में कहां है? उदयपुर में। तो कौन से जिले में है? उदयपुर में। उदयपुर जिला कौन सा है? ये वाला उदयपुर जिला। और आपको पता भी है उदयपुर जिला जो है उसमें ये मोटी झील स्थित है। अब हम इसकी अन्य डिटेल देखते हैं। तो देखो ये जो झील है इसके हम निर्माण कार्य की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, इस झील का निर्माण कार्य कब करवाया गया और किसने करवाया? तो सन की बात करते हैं। तो देखो 1559 से 1564 ईस्वी के बीच उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया। इसके निर्माता कौन थे? तो महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाए जाने के कारण ही इस झील को क्या बोला जाता है? उदय सागर झील बोला जाता है। तो देखो दो मुख्य बातें आ गई। निर्माता कौन थे? महाराणा उदय सिंह। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? उदय सागर झील। निर्माण कब करवाया गया? तो 1559 से 1564 के बीच इसका निर्माण करवाया गया। अगली बात, कौन सी नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया गया? तो आयड़ नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया। तो कौन सी नदी? आयड़ नदी। इसी आयड़ नदी को एक और नाम से जानते हैं और वो इसका नाम क्या है? बेड़च नदी। अब देखो परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है, हालांकि नदियों के तहत हम इस बिंदु को अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे।
लेकिन यहाँ इसकी कुछ चर्चा कर भी लेते हैं। ये जो आयड़ नदी है ये उदय सागर झील में गिरती है। तो आयड़ नदी जो है ये कौन सी झील में गिरती है? उदय सागर झील में गिरती है। ये कौन सी झील है? उदय सागर। तो उदय सागर झील है उसमें एक नदी आकर गिरती है और नदी का नाम क्या है? आयड़। आयड़ नदी। ये आयड़ नदी किस झील में आके गिर रही है? उदय सागर झील में। और इस झील में गिरने के बाद आगे जब ये निकलती है या बहती हुई आगे की ओर बढ़ती है तो इस नदी का नाम आयड़ नदी नहीं रहता बल्कि क्या हो जाता है? बेड़च नदी। तो प्रश्न इस लैंग्वेज में पूछा गया कि उदय सागर झील में गिरने से पहले बेड़च नदी का नाम क्या रहता है? तो क्या नाम रहता है? आयड़ नदी। और गिरने के बाद इस आयड़ नदी का नाम क्या हो जाता है? बेड़च नदी। तो दोनों याद रखेंगे, गिरने से पहले नाम आयड़ और गिरने के बाद नाम बेड़च। तो इसी आयड़ नदी जिसको मैंने कहा इस झील में गिरने के बाद नाम क्या हो जाता है? बेड़च। इसके पानी को रोककर यह झील बनाई गई है। कौन सी झील? उदय सागर झील। किसके द्वारा निर्मित है? महाराणा उदय सिंह के द्वारा। कब बनाई गई उनके द्वारा? 1559 से 1564 के बीच। तो ये मुख्य डिटेल है इस झील की, उदय सागर झील की। तो आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम देखो नेक्स्ट देखते हैं। तो अगली जो मुख्य झील आती है वो कौन सी झील आती है? नक्की झील। अब देखो अगली बड़ी झील है राजस्थान की नक्की झील। सबसे पहली बात बताओ, नक्की झील राजस्थान की किस प्रकार की झील है? तो आपका उत्तर क्या होगा? मीठे पानी की। तो किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की। अगली बात, ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जिले की बात करते हैं तो कहां पर है? सिरोही में। लेकिन सिरोही में भी हम बात करते हैं पर्टिकुलर, तो सिरोही जिले में कहां पर स्थित है बताओ? ये माउंट आबू क्षेत्र में। सिरोही जिले में भी कहां पर स्थित है? माउंट आबू क्षेत्र में। अब इसकी लोकेशन है मैप में जज करें तो ये जो आपको रंगीन दिखाई दे रहा है ये जो जिला है ये राजस्थान का कौन सा जिला है बताओ? सिरोही। कौन सा जिला है? सिरोही। और इसी सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में, माउंट आबू आपको पता है पहाड़ी के ऊपर स्थित क्षेत्र है, तो सिरोही में कौन सी जगह पर स्थित है? माउंट आबू में। माउंट आबू क्षेत्र में। और माउंट आबू राजस्थान का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जहां ग्रीष्म काल में बड़ी मात्रा में लोग पर्यटन की दृष्टि से गमन भी करते हैं, वहां घूमने के लिए जाते हैं। तो काफी ये रमणीय दृश्य प्रस्तुत करती है। कौन सी झील? नक्की झील। अब देखो ये जो झील है इसके निर्माण कार्य के बारे में हम चर्चा करें तो देखो इस झील के बनाने के बारे में कई जनश्रुतियां प्रसिद्ध हैं, तो उन्हीं की हम बात करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो झील है उसका निर्माण देवताओं के द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर किया गया था। इसी कारण ये क्या कहलाई? नक्की झील कहलाई। तो बताओ क्या जनश्रुति है या क्या किंवदंती है इसके निर्माण के बारे में? तो देवताओं के द्वारा इसको निर्मित माना जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील का? नक्की झील का। तो ये तो जनश्रुति है, जबकि वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते हैं। तो साइंटिस्ट हैं वो इस बात को खारिज करते हैं कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोदा। नहीं, वो इस बात को नकारते हैं।
तो वैज्ञानिक इसके निर्माण के बारे में क्या कहते हैं? वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये एक प्रकार की क्रेटर झील का उदाहरण है। तो एक प्रकार की कौन सी झील का उदाहरण है? क्रेटर झील का उदाहरण है। अब देखो क्रेटर किसको बोलते हैं? तो जब कोई ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी का जब कोई विस्फोट होता है तो जमीन के अंदर से बड़ी मात्रा में गैस और तरल पदार्थ बाहर निकलते हैं। जलवाष्प निकलती है और भी कई गैसें निकलती हैं और तरल पदार्थ बाहर निकलता है। तो ये जो तरल पदार्थ जो बाहर निकलता है, इस तरल पदार्थ को क्या बोला जाता है? लावा। और ये जिस छिद्र से होकर निकलता है उस छिद्र को क्या बोला जाता है? क्रेटर। बड़ा छिद्र हो जाए, तीव्र विस्फोट के साथ ज्वालामुखी का विस्फोट हो, तो उसे क्या बोलते हैं? काल्डेरा। तो जिस छिद्र से, धरातल से बाहर ये गैस और लावा निकलता है, उस छिद्र को क्रेटर बोलते हैं। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि एक ज्वालामुखी का यहाँ विस्फोट हुआ था और उसके विस्फोट होने से जो क्रेटर बना, यानी जो एक छिद्र बना जिससे ये सारा मटेरियल बाहर निकला, ज्वालामुखी शांत हो गया तो इसमें बरसात वगैरह का पहाड़ियों से बहकर आकर पानी भर गया और एक झील का निर्माण हो गया। तो ज्वालामुखी क्रिया से जो झील बनती है उसे क्रेटर झील बोलते हैं या काल्डेरा झील बोलते हैं। काल्डेरा क्रेटर का ही बड़ा रूप होता है, ये बड़ा छिद्र होता है और क्रेटर छोटा छिद्र होता है। तो वैज्ञानिक इसे एक ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बनी झील मानते हैं। कौन सी झील को? नक्की झील को, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित। कैसी झील? क्रेटर झील। तो वैज्ञानिक जो है ना, इसे क्रेटर झील की श्रेणी में रखते हैं। अब देखो इसकी हम अन्य विविध डिटेल की बात करते हैं। यह झील मैंने कहा सिरोही जिले में माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, यानी काफी ऊंचाई पर स्थित है, पहाड़ी पे। और इसी कारण ये राजस्थान की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील भी मानी जाती है। यानी राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का दर्जा कौन सी झील को प्राप्त है? नक्की झील को प्राप्त है। और ये राजस्थान की सबसे गहरी झील भी मानी जाती है, क्योंकि धरातल में काफी गहराई से ये ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ये सारा जो मटेरियल है ये निकलता है, गैसें, लावा, तो काफी गहराई तक इसमें अंदर जो है ना वो पानी भरा हुआ है। तो ये राजस्थान की देखो दो मुख्य डिटेल हो गई इसकी, ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील और ये राजस्थान की सबसे गहरी झील भी मानी जाती है। कौन सी झील? नक्की झील। तो ध्यान में रखेंगे। अब देखो अन्य डिटेल बात करें, ये जो झील है, इस झील के किनारे कुछ प्रमुख चट्टानें स्थित हैं। अगर आपको कभी देखने का मौका मिले तो आप जाओगे तब देखोगे कि इस झील के किनारे पहाड़ी पर एक विशाल चट्टान स्थित है और चट्टान की आकृति कैसी है? जो आपको दिखाई दे रही है, ये चट्टान है। चट्टान कौन सी है? टोडरॉक। मतलब इस चट्टान को देखो, अगर आप देखोगे तो आपको एक मेंढक की सी आकृति दिखाई देगी, यानी ऐसा मेंढक जो इस पोजीशन में लग रहा है कि जैसे ये कूद करके इस झील में गिरेगा। तो कूदने वाले मेंढक की तरह की एक आकृति है, इसे क्या बोला जाता है? टोडरॉक। और दूसरी अपने चट्टान है जिसका नाम क्या है? नंदरॉक। तो ये दो प्रसिद्ध चट्टानें जो हैं वो इस झील के किनारे, देखो ये नक्की झील दिखाई दे रही है, इसके बगल में ये पहाड़ी है, वहीं पर ये चट्टान स्थित है। कौन सी चट्टान? टोडरॉक। तो ये टोडरॉक एक मेंढक की तरह की प्रसिद्ध चट्टानें हैं। लोग जब इस झील को देखने के लिए जाते हैं तो इस टोडरॉक के भी दर्शन पहाड़ी के ऊपर चढ़ के और करके जरूर आते हैं। तो प्रश्न आ जाए, टोडरॉक एक मेंढक की तरह की चट्टान और नंदरॉक
से चट्टान है। ये कौन सी झील के किनारे स्थित है? तो कौन सी झील के किनारे स्थित है? नक्की झील के किनारे स्थित है। तो ये आपकी नक्की झील है, काफी महत्वपूर्ण है। इसी झील की एक और डिटेल आप याद रख सकते हो, सिरोही जिले में राजस्थान की एक जनजाति निवास करती है, उस जनजाति का नाम क्या है? ग्रासिया। क्या नाम है? ग्रासिया। तो ये जो नक्की झील है, इस ग्रासिया जनजाति के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ये इसको काफी पवित्र झील मानते हैं और इसी कारण ग्रासिया जनजाति के लोग अपने मृत्यु को प्राप्त जो बुजुर्ग हैं या जो पूर्वज हैं, उनकी अस्थियों का क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। तो ग्रासिया जाति के लोगों के लिए पवित्र झील है। वो अपने बुजुर्गों की अस्थियों का विसर्जन भी कौन सी झील में करते हैं? नक्की झील में करते हैं। तो काफी पवित्र झील है। तो ध्यान में रखेंगे, एक काफी हिल स्टेशन है, एक रमणीय झील है, जिसको देखने के लिए आपको जरूर जाना चाहिए जब भी आपको मौका मिले। ये राजस्थान की सबसे गहरी और राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अब हम बात करते हैं अगली जो मीठे पानी की झील आती है, उसका नाम क्या है? आना सागर। आना सागर की हम डिटेल की बात करें तो सबसे पहली डिटेल, किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की झील। राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर जिले में स्थित। तो श्रेणी मीठे पानी की, लोकेशन अजमेर जिले में। निर्माण के बारे में हम देखें तो ये जो झील है, इस झील का निर्माण अरुणोराज या इनको आनाजी भी कहते हैं, तो अरुणोराज या आनाजी के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया है। कब करवाया गया है? 1137 ईस्वी में। तो 1137 ईस्वी में अजमेर के महाराणा अरुणोराज या आनाजी, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के दादाजी माने जाते हैं, उनके द्वारा 1137 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। तो निर्माणकर्ता कौन हो गए? अरुणोराज या आनाजी। कब करवाया? 1137 ईस्वी। ये जो आना सागर झील है, ये अजमेर शहर में पहाड़ियों के बिल्कुल बीच स्थित, जहां आसपास की पहाड़ियों का बड़ी मात्रा में पानी इसमें बहकर आता है। तो देखो अजमेर जिले की लोकेशन हम मैप में देखें तो ये जो जिला है, ये राजस्थान का कौन सा जिला है? अजमेर जिला, बिल्कुल राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तो यहां पर यह झील स्थित है। कौन सी झील? आना सागर झील। अब देखो, ये जो आना सागर झील है, इसकी हम बात करते हैं तो इस झील के किनारे एक सुंदर रमणीय उद्यान भी स्थित है। और ये जो उद्यान है, इस उद्यान का नाम वर्तमान में क्या है? सुभाष उद्यान। तो वर्तमान में इस उद्यान का नाम, अगर आपको कभी अजमेर जाने का मौका मिले तो इस झील के किनारे आप ठहरते हो या इस झील को देखने के लिए आप जाते हो, तो एक काफी बड़ा गार्डन स्थित है, एक बगीचा स्थित है। और इस बगीचे का वर्तमान में जो नाम है वो क्या है? सुभाष उद्यान। तो देखो, इस बगीचे का इतिहास हम देखते हैं। इस बगीचे को सबसे पहले दौलतबाग नाम से महाराणा जहांगीर ने बसाया था। यानी मुगल बादशाह महाराणा जहांगीर ने आना सागर झील के किनारे दौलतबाग नाम से एक बगीचा बसाया था। इसी बगीचे का बाद में नाम बदलकर क्या कर दिया? सुभाष उद्यान कर दिया। तो वर्तमान में इसका नाम क्या है? सुभाष उद्यान। जबकि शुरुआती समय में इसको किसके द्वारा लगाया गया है या बसाया गया है? मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा। तो काफी सुंदर बगीचा है जो आपको देखने से दिखाई दे रहा है। ये मुगल सम्राट कौन है? जहांगीर। इन्होंने ही दौलतबाग नाम से बसाया था। वर्तमान में इसका नाम क्या है? सुभाष उद्यान। तो आप जरूर विजिट कर सकते हैं। ये
अजमेर जिले के मध्यवर्ती भाग में है, काफी सुंदर झील है। अब देखो, आप ये भी देखोगे जो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना है उसके तहत भी ये जो झील है इसके सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। अब हम इस झील की अन्य दाएं बाएं के निर्माण की बात करते हैं। तो इसी आना सागर झील के किनारे पर, यानी आप जब देखने के लिए जाओगे तो पहले आपका दौलतबाग बगीचा, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, सुभाष उद्यान, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका जो बगीचा है पीछे की ओर, ये सारा कौन सा बगीचा है, सुभाष उद्यान। और जस्ट इस बगीचे के बाद में आप आगे बढ़ते हो तो आपको संगमरमर के छोटे छोटे महल बने हुए दिखेंगे, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इन महलों के बाद में आपको पानी दिखाई देगा, और ये पानी जो है ना, ये कौन सी झील का है, आना सागर झील का। ये आना सागर है। तो ये आपकी जो झील है वो कौन सी हो गई, आना सागर झील। ये आपकी आना सागर, और ये संगमरमर के छोटे छोटे महल बने हैं, और इन महलों के पीछे ये बगीचा है। तो बगीचे का नाम तो दौलत बाग या सुभाष उद्यान, जिसका निर्माण मैंने अभी अभी आपको बताया कि मुगल सम्राट किसने करवाया था, जहांगीर ने, दौलत बाग नाम से। वर्तमान में इनका नाम क्या है, सुभाष उद्यान, इस बगीचे का। बगीचे के बाद जो आपको छोटे छोटे संगमरमर के महल नजर आ रहे हैं, ये जो महल हैं, इन्हीं महलों को क्या बोला जाता है, बारादरी। तो इन्हीं महलों को क्या बोलते हैं, बारादरी बोलते हैं। तो ये बारादरी जो हैं, इन बारादरी का जो निर्माण है वो मुगल बादशाह किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर के बाद अगले जो सम्राट आए वो कौन आए हैं, मुगल सम्राट शाहजहां। तो शाहजहां के द्वारा इस झील के किनारे ये छोटे छोटे संगमरमर के महल बनाए गए, और इन महलों को क्या बोलते हैं, बारादरी। बारादरी देखो नाम क्यों पड़ा, 12 का मतलब 12, दरी के मतलब दरवाजा। अगर आप कभी इनको देखने के लिए जाओ तो इन महलों में आप देखोगे कि छोटे छोटे बीच बीच में कमरे टाइप से हैं। हालांकि बिल्कुल कमरा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे गेट हैं इनमें, जो आपको खंबे से दिखाई दे रहे हैं, उनमें स्पष्टतया गेट भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे जो ये गेट हैं, एक झील में अंदर उतरने के लिए भी गेट है, ऐसे ये जो गेट हैं इनके अंदर से ही है वो गेट। इन गेटों की संख्या कितनी है, दरी का मतलब दरवाजा, इन दरवाजों की संख्या कितनी है, 12। इसी कारण इनका नाम क्या रख दिया, बारादरी। तो ये संपूर्ण निर्माण जो बारादरी है उनका संगमरमर से करवाया गया है। मकराना का संगमरमर अच्छी क्वालिटी का संगमरमर। तो याद रखेंगे, बारादरी का निर्माण यानी संगमरमर के महल जिनके दरवाजे कितने, 12, उनका निर्माण करवाया शाहजहां ने, और इन्हीं के पिताजी जहांगीर ने यहाँ ये बगीचा लगाया दौलतबाग नाम से, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, सुभाष उद्यान। तो ये काफी प्रसिद्ध झील है। अब नदी के पानी की बात करते हैं। तो आना सागर झील में एक नदी का पानी भी आकर गिरता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सी नदी का पानी आकर गिरता है, तो इसमें एक स्थानीय नदी है, छोटी नदी है। कौन सी नदी, पांडी नदी। इस नदी का पानी इसमें आकर गिरता है। कौन सी झील में, आना सागर झील। तो काफी महत्वपूर्ण, ये भी आप याद रखेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली झील है कौन सी, फाय सागर झील। तो अगली झील कौन सी है बताओ, फाय सागर झील, आना सागर के बाद। अब देखो किस श्रेणी की, मीठे पानी की श्रेणी की झील। किस जिले में है फाय सागर झील, अजमेर में। आना सागर झील और फाय सागर झील दोनों बिल्कुल पास पास ही हैं, इनके बीच ज्यादा फासला नहीं है। फाय सागर झील का निर्माण अजमेर को बाढ़ से बचाने के लिए किया गया। तो बाढ़ राहत कार्यों के दौरान इसका निर्माण कार्य करवाया गया।
दौरान निर्मित कौन सी झील? फायसागर झील। तो अजमेर में है और इसके निर्माण की बात करते हैं तो बाढ़ राहत कार्यों के दौरान ये झील निर्मित की गई है। आना सागर और फायसागर दोनों पास पास हैं। जब भारी वर्षा होती है, मैंने कहा अजमेर पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, तो बड़ी मात्रा में फायसागर में पानी आ जाता है तो आना सागर में पहुंचा दिया जाता है। दोनों आपस में जोड़ी हुई हैं। तो बाढ़ से बचाने के लिए किसको? अजमेर शहर को इस झील का निर्माण करवाया गया। कौन सी का? फायसागर का। अब देखो, इसे फायसागर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण कार्य अंग्रेजों के समय एक इंजीनियर थे और इंजीनियर का नाम क्या था? इंजीनियर फोय। तो अंग्रेज इंजीनियर फोय के निर्देशन में इस झील का निर्माण करवाया गया। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? फॉय सागर झील। तो ये कहां है बताओ? अजमेर में ही है। आना सागर और फाय सागर दोनों पास पास। तो ये आपको झील दिखाई दे रही है, काफी सुंदर झील है, दोनों की दोनों अजमेर में है। अब देखो, इस झील की हम अन्य बात करते हैं। तो मैंने बताया निर्माण के बारे में, मैंने इसका बताया कि इसका निर्माण अंग्रेज इंजीनियर अधिकारी था और उसका नाम क्या था? फॉय। तो फॉय के निर्देशन में इसका निर्माण करवाया गया और बाढ़ राहत कार्यों के दौरान ये निर्मित की गई है। यानी अजमेर शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसका निर्माण करवाया गया? आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। फाय सागर झील का निर्माण करवाया गया और जिसके निर्देशन में, यानी अंग्रेज अधिकारी फॉय के निर्देशन में बनी, तो नाम क्या हो गया? फॉय सागर। तो देखो, क्वेश्चन बन गया, बाढ़ राहत कार्यों के दौरान निर्मित झील कौन सी है? तो कौन सी झील आएगी? बाढ़ राहत कार्यों के दौरान निर्मित झील तो कौन सी आएगी? फाय सागर। और इससे पहले मैंने बताया अकाल राहत कार्यों के दौरान निर्मित झील, बताओ कौन सी है? अकाल राहत कार्यों के दौरान निर्मित झील तो कौन सी है आपकी? फतेह सागर झील। कौन सी है? फतेह सागर, मैंने बताया। और ये बाढ़ राहत कार्यों के दौरान। तो ये अजमेर की प्रसिद्ध झील। अब अजमेर की ही हम अगली मीठे पानी की काफी महत्वपूर्ण झील की हम चर्चा करते हैं। तो वो झील कौन सी आती है आपकी? पुष्कर झील। अब देखो, सबसे पहली बात, पुष्कर झील किस प्रकार की झील है बताओ? तो आपका उत्तर क्या होगा? मीठे पानी की। श्रेणी कौन सी? मीठे पानी की। किस जिले में है? तो पुष्कर झील भी कहां पर है? अजमेर में। तो देखो, अजमेर की हम ये तीसरी मुख्य नहर पढ़ रहे हैं। तो ये आपका कौन सा जिला है? अजमेर। और अजमेर की हमने कौन कौन सी झीलें देखी? सबसे पहली कौन सी देखी? आना सागर। दूसरी जो हमने झील देखी, फॉय सागर। और तीसरी जो हम महत्वपूर्ण झील देख रहे हैं अजमेर की, वो कौन सी है? पुष्कर झील। काफी महत्वपूर्ण झील है, इसके बारे में काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। लोकेशन इसकी पूछे तो आप कहां बताओगे? अजमेर जिले में। किस जिले में है? अजमेर जिले में। अब देखो, ये जो झील है कौन सी? पुष्कर झील। लोकेशन अजमेर में। तो हम इसके निर्माण कार्य के बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो झील है इसका निर्माण किसने करवाया, कब करवाया? तो देखो, इसके निर्माण के बारे में कोई सटीक जानकारी, यानी सन की सटीक जानकारी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन ऐसी किंवदंती है, मतलब कई लोक कथाएं इसके निर्माण के बारे में। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये जो झील है
इसका निर्माण, ये जो झील है इसका निर्माण पुष्करणा ब्राह्मणों ने करवाया। पुष्करणा ब्राह्मणों ने करवाया, इसी कारण यह झील क्या कहलाई? पुष्कर झील कहलाई। जबकि कुछ लोगों का यह मानना है, यानी दूसरी जो अपने किंवदंती है या जनश्रुति है, वो ये कहते हैं कि इसका निर्माण वर्मा जी ने करवाया। किसने करवाया? वर्मा जी। तो अलग अलग जनश्रुतियां हैं। कुछ लोगों के अनुसार इसका निर्माण वर्मा जी ने करवाया, कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इसका निर्माण पुष्करणा ब्राह्मणों ने करवाया, इसी कारण यह झील क्या कहलाई? पुष्कर झील कहलाई। तो अलग अलग है, लेकिन वैज्ञानिक इन दोनों ही मतों को नकारते हैं। और वैज्ञानिक क्या कहते हैं, देखो तीसरा मत में बताऊं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक प्रकार की कैसी झील है? क्रेटर झील है, या काल्डेरा झील का उदाहरण है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक प्रकार की क्रेटर या काल्डेरा झील का उदाहरण है। कौन सी झील? पुष्कर झील। ये मैंने अभी अभी आपको बताया, नक्की झील में बताया कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ज्वालामुखी से धरातल से बाहर जो लावा वगैरह गैसें वगैरह बाहर निकलती हैं, उस छिद्र को क्या बोलते हैं? क्रेटर। और ये लावा वगैरह निकलना बंद होने के बाद इसमें पानी भर जाता है, तो उससे एक विशाल झील का निर्माण हो जाता है बरसात वगैरह से। इसी छोटे छिद्र को क्रेटर और इसका बड़ा रूप क्या कहलाता है? काल्डेरा। तो ये काल्डेरा या क्रेटर का ही रूप मानी जाती है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये कैसी झील है? ये एक प्रकार की क्रेटर या काल्डेरा झील है। तो ये तो इसके किसकी बात हुई? निर्माण की बात हुई कि किसने करवाया। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें, जो पुष्कर झील है यह राजस्थान की सबसे प्राचीनतम, मतलब सबसे पुरानी और प्राकृतिक झील मानी जाती है। प्राकृतिक का मतलब नेचुरली अपने आप बनी है। और ये कैसी क्रिया द्वारा बनी मानते हैं वैज्ञानिक? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनी मानते हैं। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? ज्वालामुखी क्रिया। तो वैज्ञानिकों के अनुसार यह ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित झील है, इसी कारण इसको कौन सी श्रेणी में गिना जाएगा? प्राकृतिक झील की श्रेणी में गिना जाएगा। तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम और प्राकृतिक झील है। कौन सी झील? नक्की झील, ओ सॉरी पुष्कर झील। नक्की झील की तरह ये भी कैसी झील है? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील है। अब देखो ये जो झील है, इसी झील के किनारे, इसी झील के किनारे वर्मा जी का मंदिर भी है। किसका मंदिर है? वर्मा जी का मंदिर भी है। तो इसी झील के किनारे वर्मा जी का मंदिर भी है। किसका? वर्मा जी का। और ये जो मंदिर है, ये वर्मा मंदिर, जिसका निर्माण वर्मा जी के द्वारा ही मानते हैं, जो काफी सुंदर मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि वर्मा जी का यह एकमात्र मंदिर है, विश्व में एकमात्र विशाल मंदिर है। हालांकि वर्तमान समय में पुष्कर के अलावा भी वर्मा जी के अन्य मंदिर भी बन गए हैं। जैसे एक आसोत्रा नामक स्थान है बालोतरा तहसील में, और बालोतरा तहसील बाड़मेर की है। तो दूसरा वर्मा जी का मंदिर आसोत्रा जगह पर भी बना हुआ मानते हैं। तो आसोत्रा जगह पर भी बन गया है, जो कहां पर है? बाड़मेर की बालोतरा तहसील में है। लेकिन सबसे विशाल मंदिर ये वर्मा जी का कहां पर है? अजमेर में ही है। अन्य वर्मा जी की मूर्ति बांसवाड़ा में छींच माता के मंदिर में भी रखी हुई है। लेकिन अब तो दो मंदिर हो गए मुख्य वर्मा जी के, आसोत्रा
बाड़मेर की बालोतरा तहसील में है। तो कौन सी जगह? आसोतरा जगह, वहां पर भी। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम विशाल मंदिर इस पुष्कर झील के किनारे ही है, जो कहां पर है? अजमेर में है। तो ध्यान में रखेंगे, पुष्कर झील के किनारे ही वर्मा जी का मंदिर भी स्थित है। अब देखो नेक्स्ट डिटेल, ये जो वर्मा जी का मंदिर है, इस मंदिर में कार्तिक मास की पूर्णिमा को एक विशाल मेला भरता है। और ये जो मेला है ये काफी प्रसिद्ध मेला है, काफी बड़ा मेला है। ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी माना जाता है। कौन सा मेला? जो वर्मा जी का मेला भरता है पुष्कर में। कब भरता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। ये कई बार प्रश्न आता है। कपिल मुनि का मेला भी इसी वर्मा जी के मेले की तरह कब भरता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। दोनों सेम समय पर भरते हैं। और ये मेला कार्तिक मास की एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक काफी जोर शोर से बढ़ता है। इसी मेले में बड़ी मात्रा में पशुओं की खरीद फरोख्त भी होती है। तो पशुओं को खरीदा और बेचा भी जाता है। तो पशुओं की खरीद और बिक्री भी होती है। और बड़ी मात्रा में पर्यटन विभाग के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी कारण ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है, जिसमें बड़ी मात्रा में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। कौन से मेले में? पुष्कर के मेले में। तो ध्यान में रखेंगे, जो वर्मा जी का मंदिर है वहां विशाल मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है बताओ? कार्तिक मास की पूर्णिमा को बढ़ता है। और यहीं पर वर्मा जी के मंदिर के पास इस झील के किनारे एक और मंदिर है। और यह मंदिर किसका है? गायत्री देवी का है। किसका है? गायत्री देवी का है। तो गायत्री देवी का भी इसके नजदीकी मंदिर है। इसके अलावा यहीं पर एक सावित्री देवी का मंदिर भी है। ये वर्मा जी की पत्नी मानी जाती है। तो वर्मा जी का विशाल मंदिर है, थोड़ा झील से हटकर है, लेकिन झील के बिल्कुल पास में ही सावित्री और गायत्री देवी का मंदिर भी यहीं पर है। तो ये ध्यान में रखें। ये जो झील है दोस्तों, वर्तमान समय में ज्यादा पर्यटकों के पहुंचने के कारण तथा इस झील में कई लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या अपनी मनोती पूर्ण होने के लिए यहाँ दीपदान भी करते हैं। दीपदान का मतलब एक कटोरी में प्लास्टिक वगैरह की में दीपक रखकर छोड़ते हैं, वो कितनी देर तक जलता है। तो दीपदान करते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ मछलियां पाई जाती हैं, उनको दाना वगैरह डालने से या लोगों के द्वारा कपड़े वगैरह धोने से यह झील बड़ी मात्रा में प्रदूषित भी हो गई है। तो इस झील को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए या इसकी सफाई के लिए एक अभियान भी चलाया गया है। और ये कौन से देश के सहयोग से चलाया गया? तो कनाडा देश के सहयोग से चलाया गया। तो ध्यान में रखेंगे, पुष्कर झील को साफ करने का या इसकी सफाई का जो कार्यक्रम है वो किस देश के सहयोग से चलाया गया? कनाडा के सहयोग से चलाया गया। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण झील है, अगर आपका मन करे तो इसको जरूर देख के आना चाहिए आपको। काफी महत्वपूर्ण झील है। अगली हम झील की बात करते हैं। वो झील कौन सी आती है? सिलीसेट झील। तो देखो पहली बात, सिलीसेट झील किस श्रेणी की झील है? तो आपका उत्तर क्या होगा? मीठे पानी की झील। दूसरी बात, इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें, इसके स्थान की बात करें या इसकी स्थिति की बात करें, तो ये जो झील है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित। तो कौन से जिले में स्थित है? अलवर में। अब देखो अलवर की हम लोकेशन देखते हैं। आपको मैप में ये जो जिला दिखाई दे रहा है ये कौन सा जिला है? अलवर। यानी अलवर जिले से आप
सरिस्का की तरफ आते हैं तो इससे 15 किलोमीटर दूर ये काफी सुंदर झील स्थित है, जो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, अरावली श्रेणियों के बीच में स्थित है। काफी मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करती है। आप सरिस्का अभयारण्य देखने के लिए जाओ तो थोड़ा सा आगे अलवर की तरफ जाकर इस झील के दर्शन भी कर सकते हैं। काफी सुंदर झील है। तो ये सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के बिल्कुल थोड़ा आगे की ओर पास में स्थित है। ये जो झील है इसकी हम डिटेल की बात करते हैं, लोकेशन ही इसकी ज्यादा पूछते हैं कि किस जिले में स्थित है, तो ध्यान में रखना कहाँ है, अलवर में। ये जो झील है, इस झील की अपन बात करते हैं तो देखो इसके किनारे एक शाही महल है। ये 7 मंजिला महल है, काफी शाही महल है। तो ये जो महल है, ये महल महाराणा विनय सिंह के द्वारा 1845 में बनाया हुआ है। तो सिल्लीसेट झील के किनारे एक शाही महल बनाया हुआ है। ये महल महाराणा विनय सिंह, ये अलवर के महाराणा रहे, इन्होंने 1845 में इस महल का निर्माण करवाया है। कौन से महल का? जो सिल्लीसेट झील के किनारे बना हुआ है। ये काफी शाही महल है और यहीं पर एक बड़ा लॉज बनाया गया है। लेकिन वर्तमान में ये जो महल है, इसमें एक पर्यटन विभाग का एक होटल चल रहा है और उस होटल का नाम क्या है? होटल लेक पैलेस। तो लेक पैलेस होटल चल रहा है। पर्यटक अगर इस झील के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वो यहाँ पर रुक सकते हैं, इनकी टिकट लगती है। काफी शाही महल है। तो बनाया तो किसने था? महाराणा विनय सिंह ने 1845 में। किसके लिए बनाया था? अपनी रानी के लिए, अपनी रानी के रहने के लिए एक काफी सुख सुविधाओं वाला सुसज्जित शाही महल बनाया था। वर्तमान में ये महल एक होटल में तब्दील हो गया है, जो पर्यटन विभाग के अंडर में है। और होटल का नाम क्या है? होटल लेक पैलेस। तो लेक पैलेस होटल में ये जो सिल्लीसेट झील है, इसको एक उपनाम से भी जानते हैं। तो इस झील का उपनाम क्या है? इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। तो इसे राजस्थान का क्या बोलते हैं? नंदन कानन भी बोलते हैं। तो राजस्थान के नंदन कानन के नाम से भी प्रसिद्ध है कौन सी झील? सिल्लीसेट झील। तो ध्यान में रखिएगा, इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। ये अपनी सरिस्का झील काफी महत्व, सिल्लीसेट झील काफी इंपोर्टेंट झील है। अब हम अगली झील की बात करते हैं। अगली हम झील की बात करें तो वो कौन सी झील आती है? कोलायत झील। तो सबसे पहली बात, किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की। हम सारी इतनी सारी झीलें हमने पढ़ी हैं, जयसमंद पढ़ा, हमने राजसमंद को पढ़ा, हमने पिछोला झील पढ़ी, हमने फतेह सागर झील पढ़ी। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो हमने ये सिल्लीसेट झील पढ़ी, हमने अजमेर की पुष्कर झील पढ़ी, हमने आना सागर झील को पढ़ा, हमने होय सागर झील को पढ़ा। ये सारी झीलें हम पढ़ते आ रहे हैं क्रमशः। अब हम अगली चर्चा करते हैं कोलाय झील। तो राजस्थान के किस जिले में है बताओ कोलाय झील? बीकानेर जिले में। कहां पर है? बीकानेर में। अब देखो, ये जो आपका जिला दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान का कौन सा जिला है? बीकानेर। तो ध्यान में रखेंगे, राजस्थान का कौन सा जिला है? बीकानेर। इसी में ये झील स्थित है, कौन सी? कोलाय झील। ये बीकानेर से 17-18 किलोमीटर दूर कोलायत जगह पर स्थित है और जगह के नाम से इसका नाम क्या पड़ा है? कोलायत झील। तो ये कोलायत कस्बे में या कोलायत तहसील में स्थित है, इसी कारण इस झील को क्या बोलते हैं? कोलायत झील। तो बताओ, लोकेशन याद रह जाएगी आपके, किस जिले में स्थित है? बीकानेर में। काफी महत्वपूर्ण झील है। अब देखो, इस झील की हम डिटेल की बात करें तो इसी झील के किनारे, ये जो कोलायत झील है, इसी झील के किनारे
एक बहुत बड़ा आश्रम भी है। और ये जो आश्रम है ये एक प्रसिद्ध महात्मा हुए। महात्मा का नाम क्या था? कपिल मुनि। इन्हीं कपिल मुनि ने एक दर्शन भी दिया है। ये फिलोसोफर थे। इनके दर्शन का नाम क्या है? सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन जो है उसके प्रणेता कौन थे? कपिल मुनि। तो यहाँ इस झील के किनारे, कौन सी झील के किनारे? कोलाय झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। और ये काफी बड़ा आश्रम है। अगर आपको कभी देखने का मौका मिले तो इस झील के किनारे एक बड़ा वृक्ष स्थित है। और इस वृक्ष के नीचे ही इनकी समाधि भी बनी हुई है। यहीं इसी पेड़ के नीचे वो तपस्या किया करते थे। और उनके स्वर्गलोक गमन के बाद उसी पेड़ के नीचे उनकी समाधि बना दी गई। उनकी याद में जो है ना बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पहुंचते हैं और एक विशाल मेला भी प्रतिवर्ष यहाँ भरता है। तो ये जो मेला है ये कब भरता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। मैंने बताया था कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही आपके पुष्कर का मेला लगता है। कहां पर? अजमेर में। और कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही कपिल मुनि का विशाल मेला भरता है। कहां भरता है? बीकानेर में, कोलायत में। तो बीकानेर में कहां पर भरता है बताओ? कोलायत में। तो विशाल मेला, तो ये समय आप याद रखेंगे। कार्तिक मास की पूर्णिमा को ये विशाल मेला भरता है कपिल मुनि का। कहां पर? कोलायत में। तो काफी महत्वपूर्ण झील है, इसकी लोकेशन आप जरूर याद रखिएगा। अब हम अगली झील की बात करते हैं। तो अगली झील आपके कौन सी आती है? बालसमंद झील। देखो सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं। तो बालसमंद झील किस जिले में है? जोधपुर जिले में। कहां पर है? जोधपुर में। और यही राजस्थान का जोधपुर जिला है। इसी जोधपुर जिले को इसी जोधपुर जिले को ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं? ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसी जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं। और इसी जोधपुर जिले में ये बालसमंद झील स्थित है। तो मीठे पानी की झील है बालसमंद। और लोकेशन की बात करें तो किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। अब आप ये भी देख सकते हो मैंने जोधपुर जिले में एक झील बताई थी और इस झील का नाम क्या था? फलोदी। लेकिन फलोदी झील कैसे पानी की थी? खारे पानी की। जबकि बालसमंद झील कैसे पानी की है? मीठे पानी की। तो बालसमंद झील आपकी कैसे पानी की है? मीठे पानी की। और फलोदी झील के बारे में मैंने बताया था, तो फलोदी झील कैसे पानी की है? खारे पानी की। तो इसकी लोकेशन ही याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। अब देखो इसके निर्माण के बारे में बात करें तो ये जो बालसमंद झील है इसके निर्माण की हम चर्चा करें, लोकेशन कहां? जोधपुर। तो इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि जो प्रतिहार शासक है, कौन? प्रतिहार शासक। जो प्रतिहार शासक हुए हैं और प्रतिहार शासक की हम बात करते हैं तो उनका नाम था बालक राव। तो प्रतिहार शासक बालक राव के द्वारा 1159 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया गया। कौन सी झील का? बालसमंद झील का। तो प्रतिहार शासक बालकराव के द्वारा 1159 ईस्वी में इस बालसमंद झील का निर्माण करवाया गया। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ अन्य झीलों की हम बात कर लेते हैं। कई बार पूछ लेते हैं, हालांकि हम आगे नदियों के साथ भी उनको डिस्कस करेंगे। तो देखो झीलों से संबंधित ये हमारा झीलों का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम कुछ अन्य बातें याद रखें, जैसे हमारे चोपड़ा झील,
कैसी झील? कौन सी झील? चोपड़ा झील। ये कहाँ है? पाली में। मोती झील? भरतपुर में। इसको भरतपुर की लाइफ लाइन भी बोलते हैं। जो भरतपुर शहर है उसकी लाइफ लाइन भी कहते हैं। कौन सी झील को? मोती झील को। ऐसे ही हम बात करें नवलखा झील। कौन सी झील? नवलखा। ये कहां पर है? बूंदी में। गैव सागर की हम बात करते हैं, ये कहां है? डूंगरपुर में। इसके अलावा हम बात करते हैं बुडलाना जोहड़, कुछ तालाब भी मैं बोल रहा हूं। ये कहां है? गंगानगर में। ये जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, ये अन्य प्रमुख कुछ झीलें व तालाब के बारे में बता रहा हूं। तो बुडलाना जोड़ कहां पर है? गंगानगर में। ऐसे ही मैं बताता हूं कुछ अन्य, जैसे तालाब बताऊं। पन्ना शाह का तालाब कई बार पूछ लेते हैं, हालांकि हम नदियों के साथ भी इनको देखेंगे। तो ये कहां पर है? खेतड़ी में है। किस जिले में? झुंझुनू में। इसके अलावा हम बात करें अमर सागर तालाब, ये कहां है? जैसलमेर में। अमर सागर कहां पर है? जैसलमेर। और इसी से मिलता जुलता नाम बता रहा हूं मैं आपको, अनूप सागर और दूर सागर तालाब, ये कहां है? बीकानेर में। ऐसे ही बहुत सारी हैं, छोटे मोटे तालाब खूब हैं। बुद्ध झील है, कहाँ है? जैसलमेर में। तो ये कुछ तालाब और झीलें थी, वैसे खूब सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ आपके सामने लिखे हैं। तो ये देखो, चोपड़ा झील कहाँ है? पाली में। मोती झील कहाँ है? भरतपुर में। ये भरतपुर शहर की लाइफ लाइन भी बोला जाता है। नवलखा झील कहाँ है? बूंदी में। गैव सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर में। बुडलाना जोड़ कहाँ पर है? गंगानगर में। पन्ना शाह का तालाब खेतड़ी झुंझुनू में। अमर सागर तालाब कहाँ पर है? जैसलमेर में। बुद्ध झील भी कहाँ है? जैसलमेर में। अनूप सागर और सूर सागर कहाँ पर है? बीकानेर में। ऐसे ही आप मानसागर झील की बात करते हो तो कहाँ है? जयपुर में। कुछ और तालाब और झीलें और तालाब वगैरह हम नदियों के साथ भी पढ़ेंगे, है ना। तो ये कुछ अन्य मैं बता रहा हूँ, जैसे मानसागर झील कहाँ पर है? जयपुर में है। तो ये चीजें भी आपको जो है ना वो ध्यान में रखते चलनी है। अब जैसे मैं लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, राजस्थान में कौन सी झील है जिसमें सौर वेधशाला स्थित है? तो अगर ये प्रश्न आए कि राजस्थान की कौन सी झील है जिसमें सौर वेधशाला भी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? फतेह सागर। कौन सी झील में? फतेह सागर झील में। कई परीक्षाओं में आता रहता है। ऊर्जा के टॉपिक में मैं आपको ये डिटेल से ही बताऊंगा। जो सौर ऊर्जा पढ़ेंगे हम ऊर्जा के टॉपिक में, तो अब वहां पर इसकी डिटेल पढ़ेंगे। यानी इस झील में एक टापू है, इसका नाम, उसी टापू पे एक गार्डन भी है, उसका नाम है नेहरू गार्डन, और वहीं पर ये सौर वेधशाला स्थापित की गई है। हालांकि सौर वेधशाला
जोधपुर में भी है, मथानिया में। तो उस ऊर्जा वाले टॉपिक के साथ हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलें भी हमने पढ़ी। तो दोस्तों जरूर आपको ये राजस्थान की झीलों का टॉपिक समझ आया होगा। हमने इनको 2 पार्ट में बांट के पढ़ा। खारे पानी की झीलें हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने मीठे पानी की झीलों के बारे में पढ़ा। तो आपको जरूर ये याद रहा होगा। तो हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।